If you stand for a region, then you must stand like a tree. And if you fall on the ground, then you must fall like a seed that grows to fight again. Hello everyone. Welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with the new series on the international law, and in this series I have discussed certain important questions relating to the international law, which are important for the examination point of view. Today in this video, I am going to discuss with one of the more important question, that is the question relating to the recognition. जैसे कि आपको पता है कि जो रिकॉग्निशन है दैट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पे रिकॉग्निशन पे जनरली आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलता है, एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिकॉग्निशन एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ इट, how you can differentiate between the de facto and de jure recognition, and explain those situations when the de facto recognition becomes the de jure recognition, and what are the disabilities of an unrecognized states. तो दिस इज द क्वेश्चन। ये पूरा क्वेश्चन है जो आपके रिकॉग्निशन से संबंधित है। इसके अंदर आपके हर तरह के तथ्य इसमें शामिल होंगे। तो इफ वी टॉक अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट under international law can be defined as a state acknowledgement or acceptance as an international personality by the existing states of the international community. Main addresses of the international law are the sovereign states. For an entity being called a state and to enjoy all the rights and duties of obligations under the international law, it is essential that the existing state must have ability to fulfill all the obligations, all the conditions of statehood as required by the international law. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रिकॉग्निशन है, जिसको हम हिंदी में मान्यता कहते हैं, मान्यता अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक महत्वपूर्ण विषय है। मान्यता जो है राज्यों के द्वारा अपनाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा अन्य राज्य ये स्वीकार करते हैं कि नए राज्य में राज्यत्व के सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए उसे राजनीतिक मान्यता दी जानी चाहिए। आधुनिक युग में इसका महत्व जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि अलग अलग विधि शास्त्रों के अलग अलग मत पाए गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मान्यता के द्वारा एक नए राज्य को मान्यता दी जा रही कि वो उसके अंदर राज्यत्व में के से संबंधित सभी गुण विद्यमान हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जब किसी घर के अंदर कोई नई बहू आती है तो ये देखा जाता है कि क्या उसके अंदर वो सब गुण विद्यमान है कि जो बहू के अंदर होने चाहिए। तो इसी तरह से जब राज्यों के समूह के रूप में उसे स्वीकार किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में जब आप नए राज्य को स्वीकार करते हैं, तो वो जो नए राज्य हैं जो उसके सदस्य हैं पहले से ही, वो ये चेक करते हैं कि क्या वो जो नया राज्य आने वाला है, क्या उसके अंदर राज्यत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। यदि वो गुण विद्यमान है तो उसे राज्यत्व की जो संज्ञा वो दी जा सकती है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो अलग अलग जो ज्यूरिस्ट है, अलग अलग व्यूज आपको उसको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कुछ सर्टेन डेफिनेशंस रिलेटिंग टू द इंटरनेशनल लॉ। If we talk about the definitions of international law, according to international law, recognition is the formal acknowledgement of the status of an independent state by the other existing states. तो जब हम देखते हैं कि इसकी जो परिभाषा है, वो सबसे पहली जो परिभाषा है वो ओपनहाइम जी के द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपनहाइम भी क्या कह रहे हैं, किसी नए राज्य के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने वाले राज्य यह घोषित करते हैं कि उनके मत में नए राज्य में अंतर्राष्ट्रीय विधि के निर्दिष्ट राज्यत्व के सभी गुण विद्यमान हैं। जिसमें अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपनहाइम, इन द रिकॉग्निशन ऑफ अ स्टेट एज मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, द एग्जिस्टिंग स्टेट डिक्लेयर्स that in the opinion of new states fulfills the condition of the statehood as required by the international law, कि जो नई स्टेट है आपके उनका जो मेंबर बनने वाली है उसके अंदर वो सब गुण विद्यमान है जो एक राज्य को राज्यत्व के लिए होने चाहिए। If we talk about the second definition, that is the definition given by the Fenwick. According to Fenwick, through the recognition the member of the international community formally acknowledge, वो फॉर्मली ये एक्नोलेज करती हैं कि दैट द न्यू स्टेट हैज अक्वायर्ड द इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, जो नई स्टेट है वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी अक्वायर कर सकती है। जैसे मैंने बताया, मान्यता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य औपचारिक रूप से ये स्वीकार करते हैं कि नए राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया है तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के अधिकार एवं विशेषाधिकार का अधिकारी है। दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय प्रोफेसर पोहेनविक।
If we talk about the third definition, that is the definition given by Joseph. According to Professor Joseph, Joseph जी क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जोसेफ, मान्यता किसी राज्य का कार्य है जिसके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि किसी राजनीतिक इकाई में राष्ट्रत्व के आवश्यक तत्व विद्यमान हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय फैनविक। तो दीज आर द सर्टेन डेफिनेशन जो आप दे सकते हैं इसके अंदर, विच आर द इम्पोर्टेंट। ये कुछ ऐसी परिभाषाएं जो आपकी इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय स्क्विंजर। स्क्विंजर ने क्या कहा? According to Professor Squinger, recognition can be absorbed easily by procedure developing international law by which the states have accepted the negative sovereignty of each other and willing to develop their international legal relations on the basis of their natural relations. तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैल्सन, यदि हम कैल्सन जी की बात करते हैं, जो प्रोफेसर कैल्सन जी है, उन्होंने कुछ इसके आवश्यक तत्व बताए थे। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैल्सन, ए कम्युनिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल पर्सन दैट मस्ट फुलफिल द फ्लोइंग कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशन बताई थी अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कैल्सन? सबसे पहली कंडीशन ये बताई गई थी, जो कम्युनिटी है दैट मस्ट बी पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। वो जो कम्युनिटी है उसको पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। सेकंड वन इज इट शुड हैव कंट्रोल ओवर द डेफिनेट टेरिटरी। थर्ड इज दिस डेफिनेट कंट्रोल टेंड टुवर्ड्स द परमानेंस एंड द कम्युनिटी दैट्स कंस्टिट्यूटेड मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर कैल्सन जी के हिसाब से मान्यता प्रदान करने के लिए जो नया राज्य है उसको यदि हमने मान्यता प्रदान करनी है तो उसके लिए कुछ तत्व विद्यमान होने चाहिए। कौन कौन से तत्व बताए गए हैं? सबसे पहला, एक स्थायी जनसमूह होना चाहिए, और जो स्थायी जनसमूह है उसका एक सुनिश्चित क्षेत्र होना चाहिए। इसके अलावा उसकी एक सरकार होनी चाहिए, और उसके अलावा सरकार में अन्य राज्यों के संपर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसे तत्व है जो कैल्सन जी के द्वारा बताए गए हैं कि जो नया राज्य है उसको नए राज्य के तत्व तभी हम उसको अपने मेंबर का हिस्सा तभी बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा तभी बनाएंगे जब ये शर्तें पूरी करता हो। तो ये आपको उसके कुछ तत्व बताए हैं कैल्सन जी ने। That from the definition of Professor Kelson, we can conclude that the conditions for the statehood are people, territory, government, and the sovereignty. So these are the essential attributes to be a member of the international community. If we talk about the types of recognition, there can be two types of recognition. One is de facto recognition and another is de jure recognition. If we talk about the de facto recognition, this is a provisional recognition or temporary recognition. It can be withdrawn by other states at any time. It is the first step towards becoming a recognized state. According to Professor Squinger, when a state wants to delay the de jure recognition of any state, it may in the first stage may grant the de facto recognition. Main reason behind the granting the de facto recognition is that it is doubtful that the state organized may be stable or it may be able to be fulfilling all the attributes of the statehood, as it may be possible that the recognized state may refuse to solve many problems. तो thus we can say that तो de facto जो रिकॉग्निशन होती है दैट इज ए टेम्परेरी रिकॉग्निशन। जिसको तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो रिकॉग्निशन के जो प्रकार होते हैं ये दो प्रकार के बताए गए। पहली तथ्यन मान्यता, दूसरी मैंने आपको बताया विधिक मान्यता। राज्य के अभ्यास में ये प्रतीत होता है कि राज्य बहुधा प्रथम चरण में विधिक मान्यता कभी भी नहीं देता, ये प्रथम चरण में तथ्यन मान्यता ही प्रदान करते हैं। जब वो संतुष्ट हो जाते हैं तो नए राज्य के अंतर्गत उत्तरदायित्व को पूरा करने की जब उन्हें लगता है कि उसके अंदर पूरा सामर्थ्य है तो वो उसे विधिक मान्यता प्रदान कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जो तथ्यन मान्यता है, जो डिफैक्टो रिकॉग्निशन है, दैट इज ए टेम्परेरी रिकॉग्निशन। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोफेसर स्क्विंजर के अनुसार जब कोई राज्य है पूर्ण विधिक मान्यता प्रदान करने में देर करना चाहता है तो वो प्रथम चरण में तथ्यन मान्यता उसे प्रदान कर देता था। इसका जो मुख्य कारण होता है वो ये है कि वो मान्यता प्रदान करने वाले राज्य के बारे में संदेह रखता है कि वो स्थायी है या नहीं है, तथा वो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन अपने दायित्व को निभाने के लिए इच्छुक एवं योग्य है या नहीं है, अथवा ये कह सकते हैं कि जो मान्यता प्रदान किए जाने के बाद क्या वो जो राज्य है वास्तव में जो राज्यत्व के सभी गुण है क्या वो रखता है। तो जहाँ पे उन्हें शक होता है, जहाँ पे उन्हें संदेह होता है, तो वहाँ पे सब प्रथम चरण में हमेशा तथ्यन मान्यता ही प्रदान की जाती है, तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का जो विषय है वो माने जाने के अधिकारी है या नहीं है, जब उन्हें पूरा विश्वास हो जाता है तभी उसे वो विधिक मान्यता प्रदान करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जो डी फैक्टो रिकॉग्निशन है ये एक प्रकार की टेम्परेरी रिकॉग्निशन है जो राज्यों को दी जाती है।
सेकंड डेफिनेशन आप कह सकते हैं प्रोफेसर ओपनहाइम जी की। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ओपनहाइम, यदि हम प्रोफेसर ओपनहाइम जी की बात करते हैं, तो द de facto recognition of a state or the government take place when in view of the recognized state the new authority, although actually independent and wielding effective power in the territory under its control, has not acquired sufficient stability or does not yet offer prospects of the complying other requirements of the recognition, such as willingness or ability to fulfill the international obligation. तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रोफेसर ओपनहाइम जी हैं वो इसको यही कहते हैं कि जो तथ्यहीन मान्यता है वो प्रदान तभी की जाती है जब कोई राज्य वास्तव में स्वतंत्र होता है तथा एक निश्चित भूमि पर उसका एक प्रभावशाली नियंत्रण होता है। परंतु वहां पे जब आप देखेंगे तो उसमें स्थायित्व अभी नहीं आया है तथा मान्यता के कुछ गुण ऐसे हैं जो उनको शक के दायरे में रख रहे हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने की क्षमता कि क्या उनमें है या नहीं है। तो जब वो उनको पूरा विश्वास हो जाता है कि उसके अंदर ये क्षमता है नए राज्य के अंदर, तभी उसे वो विधिक मान्यता प्रदान करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया डी फैक्टो रिकॉग्निशन के बारे में। ये भी टॉक अबाउट द डी जीरो रिकॉग्निशन, जैसे मैंने आपको बताया डी जीरो रिकॉग्निशन इज द सेकंड टाइप ऑफ रिकॉग्निशन, दैट इज द परमानेंट रिकॉग्निशन विच वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी टेकन बैक। जो एक बार ग्रांट कर दी जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और विड्रॉन बाय द अदर स्टेट्स, वो दूसरी स्टेट्स के द्वारा उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता। इट इज लीगल राइटफुल, इट लीगल राइट। द स्टेट विल हैव ओनली वन गवर्नमेंट, एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स टेक प्लेस। वहाँ पे उनको जो रिप्रेजेंटेटिव्स का जो डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनका एक तरह से एक्सचेंज भी होना चालू हो जाता है। और जो डी जीरो रिकॉग्निशन होती है दैट इज ग्रांटेड व्हेन इट इज इन द ओपिनियन ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टेट or its government possesses all the essential attributes of the statehood and it is capable of being the member of the international community। जहाँ उसके पूरे गुण उन्हें लगता है कि विद्यमान है, उसके अंदर कोई शक का दायरा नहीं है, तो वहाँ पे उसे विधिक मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो विधिक मान्यता जो है वो एक प्रकार की स्थायी मान्यता होती है और एक बार देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। और किसी राज्य को विधिक मान्यता तभी दी जा सकती है जबकि उसके राज्यत्व के सभी गुण विद्यमान हो और जब वो सभी औपचारिक जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी करता हो, औपचारिक जो कंडीशंस है, शर्तें हैं, वो पूरी कर रहा हो तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ, यदि हम प्रोफेसर स्मिथ जी का इसके संबंध में व्यू लेंगे तो इंग्लैंड किसी राज्य को कानूनी मान्यता तभी देगा जब उसमें विधि कुछ तत्व जो है वो विद्यमान होंगे। जैसे कि आप कह देते तो वो जो राज्य वो स्थायी होना चाहिए, राज्य की सरकार जो है वहाँ की जनता का उसे समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जो सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की इच्छा एवं सामर्थ्य रखती हो, तो तभी उसे वो विधिक मान्यता प्रदान करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्मिथ देयर आर 3 कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग द डी जीरो रिकॉग्निशन। वन इज अ रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द परमानेंस, जो नई स्टेट है उसके अंदर वो रीजनेबल एश्योरेंस है स्टेबिलिटी की, परमानेंस की। एंड द गवर्नमेंट शुड कमांड द जनरल सपोर्ट ऑफ द पीपल, वहाँ के जो पॉपुलेशन है, जो पीपल है, उनकी उसको पूरी तरह से कमांड होनी चाहिए उसके ऊपर। एंड इट शुड बी एबल एंड विलिंग टू फुलफिल ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टेटहुड एंड इट इज फुलफिलिंग इट्स एसेंशियल ऑब्लिगेशंस टू बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि वो सारी जो एसेंशियल कंडीशन है वो पूरी कर रहा हो, तो तभी उसको तथ्यहीन जो मान्यता है, जो विधिक मान्यता है, वो तभी प्रदान की जाएगी। तो डी जीरो रिकॉग्निशन रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्सप्रेशन डिक्लेरेशन फ्रॉम पॉजिटिव इंडिकेटिंग क्लियरली इंडिकेटिंग that all the states are willing to grant डी जीरो रिकॉग्निशन, कि सभी की सभी स्टेट्स उसको डी जीरो रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार है, फाइनल रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार है। तो वहां पे वो जो मान्यता उसे दी जाएगी वंस गिवन कैन नॉट बी विथड्रॉन। सो टू ग्रांट द डी रिकॉग्निशन इंटेंशन टू एस्टेब्लिश द डिप्लोमेटिक रिलेशंस आर एसेंशियल। तो इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यदि हम इनके दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं, डी फैक्टो और डी जीरो रिकॉग्निशन के डिफरेंस की बात करते हैं, तो इसके संबंध में कुछ डिफरेंस आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो कौन से आप डिफरेंस कहेंगे कि इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द डी जीरो एंड डी फैक्टो रिकॉग्निशन इज बाय नेचर प्रोविजनल। जैसे मैंने आपको बताया कि डी फैक्टो रिकॉग्निशन जो होती है वो प्रोविजनल है, परमानेंट नहीं है, दैट इज टेम्परेरी रिकॉग्निशन एंड दैट मे बी डिपेंडेंट ऑन द सर्टेन कंडीशंस बाय विच न्यू स्टेट हैज द टू कंप्लाई विथ, कि वहाँ पे उसके ऊपर कुछ शर्तें लगाई जाएंगी कि जब वो शर्तें पूरी करेगी वो नई स्टेट जो है तभी उसको डी जीरो रिकॉग्निशन प्रोवाइड कराई जाएगी। वाइल द डी जीरो रिकॉग्निशन ऑन द अदर हैंड इट्स फाइनल, जो डी जीरो रिकॉग्निशन होती है यदि एक बार दे दी जाए तो वो फाइनल होती है एंड दैट कैन नॉट बी विथड्रॉन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड वन इज इन डी फैक्टो रिकॉग्निशन देयर इज नो फॉर्मल एक्सचेंज ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस, देयर इज नो फॉर्मल ऑफ diplomatic representatives, while in de jure recognition
देर इज फॉर्मुलेट चेंज ऑफ द डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ पे फॉर्मल उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो जरूरी है। इफ यू टॉक अबाउट द de facto recognition, that is not fullest kind of recognition, while the de jure recognition once given that is final and that cannot be withdrawn। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इनके डिफरेंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे इनमें कुछ अंतर बताए गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो तथ्यहीन मान्यता होती है वो अंतरिम, अस्थायी और कुछ शर्तों पर आधारित होती है, जबकि जो विधिक मान्यता होती है वो पूर्ण रूप से शर्तहीन होती है, वहाँ पे कोई शर्त नहीं आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको सेकंड डेफिनेशन बताया कि तथ्यहीन मान्यता क्योंकि अस्थायी होती है अतः उसे वापस लिया जा सकता है, जबकि जो विधिक मान्यता एक बार दे दी जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। एंड द लास्ट डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको बताया इसके बारे में कि तथ्यहीन जो मान्यता होती है वो राजनीतिक एवं कूटनीतिक संबंधों को औपचारिक रूप से स्थापित नहीं करती, जबकि जो विधिक मान्यता था उसके द्वारा राजनीतिक संबंध औपचारिक रूप से स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया उनके अंदर डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स का एक्सचेंज हो रहा है वहाँ पर पहले से ही, तो तभी वो कहेंगे कि आप विधिक मान्यता दी जा रही है, और वहाँ पे जब एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो वो तथ्यहीन मान्यता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, ये इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं जो डी फैक्टो डी जीरो रिकॉग्निशन को अलग अलग करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए रिकॉग्निशन के। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या, आप उसके परिणाम क्या निकलेंगे जब एक और रिकॉग्निशन आप प्रोवाइड करवा देते हैं। तो देयर आर मेनी पॉलिटिकल लीगल एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग द रिकॉग्निशन, तो वहाँ पे उसके कुछ राजनीतिक एवं विधिक जो लाभ है उसको देखने को मिलते हैं। एंड मैनी डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉट गेटिंग रिकॉग्निशन, यदि आप किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते तो उसके कई, मतलब आप देखेंगे तो उसके कई नुकसान भी देखने को मिलेंगे। एंड देयर में भी इट मे बी सेड दैट एज डिसेबिलिटी ऑफ ए स्टेट ऑफ नॉट गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड एंड द फ्लोइंग आर द एडवांटेज ऑफ गेटिंग रिकॉग्निशन। यदि कोई जो स्टेट है यदि वो परमानेंटली रिकॉग्नाइज की जा रही है, उसको पूरा दर्जा दिया जा रहा है, तो नेचुरली कि उसके कुछ फायदे तो होंगे। वो कौन कौन से फायदे होंगे? नंबर वन, that can establish diplomatic and commercial relations with the states granting the recognition। जिन स्टेट्स ने उसे मान्यता दी है उसके साथ वो डिप्लोमेटिक और कमर्शियल रिलेशन बना सकती है। सेकंड वन इज रिकॉग्नाइज्ड स्टेट कैन इंस्टीट्यूट अ सूट इन द कोर्ट ऑफ स्टेट्स ग्रांटिंग रिकॉग्निशन। थर्ड वन इज it can institute suit relating to property situated in the court of state granting the recognition. Fourth is the representatives of the recognized state are entitled to enjoy the diplomatic and political communities in the territory of the state granting recognition. Fifth one is the recognized state can execute treaty agreements with the states granting such recognition। तो वो जो स्टेट्स है उनके साथ वो ट्रीटी एग्रीमेंट बना सकती है, उनके साथ संबंध बना सकती है हर तरह का, और वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है उसके संबंध में वहाँ पे उसको क्लेम कर सकती है। तो ये कुछ ना कुछ उसके फायदे देखे गए हैं। यदि हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं कि जब आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे उसके कुछ नुकसान भी हैं। वो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं? द स्टेट हु कैन नॉट डजंट गेट द रिकॉग्निशन कैन नॉट एस्टेब्लिश सच रिलेशन, वहाँ पे डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल रिलेशन नहीं बनाए जा सकते। सेकंड वन इज द स्टेट डज नॉट गेट रिकॉग्नाइज्ड दैट, तो वहाँ पे क्या कहोगे? द स्टेट विच डज नॉट गेट रिकॉग्निशन कैन नॉट डू सो, वहाँ पे वो ये सब कार्य नहीं कर पाएगी, वहाँ पे उनके संबंध नहीं बन पाएंगे, वहाँ पे उसके संबंध में वो क्लेम नहीं कर सकती प्रॉपर्टी के संबंध में, वहाँ पे उनके साथ कोई संबंध, मतलब वहाँ पे डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कहीं ना कहीं एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसके तरह से देखेंगे तो अनरिकॉग्नाइज जो स्टेट होती है दैट कैन नॉट इंस्टीट्यूट सूट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी, वहाँ पे उसकी उस स्टेट के अंदर यदि कोई प्रॉपर्टी है तो उसके संबंध में वो सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगी। एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द अनरिकॉग्नाइज स्टेट्स कैन नॉट एंजॉय सच रिलेशंस, तो वहाँ पे वो ये जो संबंध है उनका वो कहीं ना कहीं फायदा नहीं ले सकती। एंड द अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी एग्रीमेंट विद द स्टेट, उन स्टेट्स के साथ वो कोई ट्रीटी एग्रीमेंट भी साइन नहीं कर सकती है। तो दस वी कैन कंक्लूड दैट द रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट मीन्स द स्टेट बिकम्स ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो जो नई स्टेट है वो उस इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती है। एंड एक्वायर्स द इंटरनेशनल एंटिटी एंड द स्टेट बिकम्स एंटाइटल्ड टू ऑल द राइट्स एंड स्पेशल राइट्स एज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। यदि वो स्टेट जो नई स्टेट है यदि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा बन जाती है, नेचुरली वहाँ पे जितने भी अधिकार हैं जो बाकी स्टेट्स को मिले हुए तो वो उसे भी मिल जाएंगे। एंड इन द एब्सेंस ऑफ रिकॉग्निशन एनी स्टेट कैन नॉट एस्टेब्लिश सच डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल रिलेशंस, वहाँ पे वो जो नई स्टेट है वो उनके साथ जो पॉलिटिकल या जो डिप्लोमेटिक रिलेशन वो बनाना चाहती है वो संबंध नहीं बना सकती यदि वो स्टेट को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। दैट इज अनेबल टू साइन एनी ट्रीटी, वहाँ उसके साथ कोई भी ट्रीटी साइन नहीं की जा सकती। तो इस तरह से देखेंगे तो वो एक तरह से अकेली ही रहेगी, वो उनके साथ संबंध नहीं बना पाएगी। तो दिस इज द कंक्लूजन, तो ये आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा जो क्वेश्चन बताया दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जनरली आपको क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। If you have any doubt then you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.